नमस्कार साथियों, मैं अरविंद कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने आसमास सिविल एकेडमी में। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो छत्तीसगढ़ राज्य शासन और भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का विषय है और इस समस्या से संबंधित जो प्रश्न है वो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और विगत कई वर्षों से लगातार प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। और इस समस्या का नाम है छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल की समस्या। हमको छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल की समस्या को समझने और पढ़ने से पहले ये जानना होगा कि नक्सलवाद विचारधारा जो है उसका उदय भारत में और भारत के पूर्व वैश्विक स्तर पे किन पैमानों पे हुआ, किन स्तर पे हुआ, और जो है इस एक प्रकार के कहना चाहिए लाल आतंक के उद्भव और विकास के कालखंड में किन नेताओं ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उनकी आगे की क्या प्लानिंग है या वे उनकी मांग क्या रही है, और इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम पूरे डिटेल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी हाल में ही सब इंस्पेक्टर के फॉर्म मंगाए गए हैं और सब इंस्पेक्टर या सुरक्षा से संबंधित जितनी भी वैकेंसियां भर्ती होती है, चाहे वो आरक्षक की भर्ती परीक्षा हो या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हो या इवन पीएससी के मेंस का जो सिलेबस है उसमें भी जो है नक्सल से संबंधित निबंध जो है पूछे जाते रहे हैं। तो नक्सल की समस्या से रिलेटेड प्रश्न जो है सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आज का जो हमारा जो क्लास है वो उन्हीं नक्सल समस्याओं पर ही क्या रहेगा, केंद्रित रहेगा। आइए हम देखते हैं कि नक्सल की समस्या एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुई। देखते हैं साथियों, सबसे पहले नक्सलवाद से पूर्व निर्मित पृष्ठभूमि जो थी उसको हमको जानना सबसे पहले अनिवार्य है। देखिएगा, वामपंथी विचारधारा का जो उदय है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में हुआ था। कहां पे हुआ था साथियों? फ्रांस में हुआ था। और वामपंथी विचारधारा एक्चुअल में है क्या चीज, इस चीज को भी जानना अनिवार्य है। सुनिएगा ध्यान से। फ्रांस में एक राजा थे, वो अलोकतांत्रिक सरकारें थी। मैंने शब्द यूज किया अलोकतांत्रिक, मैं आगे बात करूंगा कि लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारें क्या है। तो उस राजा के काल में वहां पे कुछ लोग जो है अचानक से राजा के विरोध में उतर आए। तो राजा ने जो है विरोध को शांत करने का कोशिश किया परंतु शांत नहीं हुए। तो राजा ने एक सभा आयोजित की और उसने ये कहा कि जो मेरे पक्ष में जो लोग मेरे बात कर रहे हैं, जो या मेरे साइड से बोलने वाले लोग हैं, वो मेरे दाएं साइड में बैठ जाएं और जो लोग मेरे विरोध में हैं वो मेरे बाएं साइड में बैठ जाएं। तो जो राजा के अगेंस्ट में थे या राजा के विरोध में थे वो उनके वाम साइड में बैठे, मतलब दाएं साइड में बाएं साइड में बैठे, और जो उनके पक्ष में थे वो उनके दाएं साइड में बैठे और वो दक्षिण पंथ कहलाए। और जो बाएं साइड में बैठने वाले लोग थे जो उनके विरोधी थे वो कहलाए वामपंथी। ठीक है। और मैं आपको एक लाइन और कहना चाहूंगा। देखिए, वामपंथी जो विचारधारा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक वामपंथ का जो व्यक्ति है वो नक्सल का समर्थक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जितने भी नक्सली हैं वो सब क्या है, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं। लेकिन हर एक वामपंथी जो है नक्सली नहीं है। वामपंथ बेसिकली जो होता है वो एक प्रकार के गवर्नमेंट का अपोज करने वाले लोग होते हैं, सरकार के विरोधी होते हैं। ठीक है, सरकार के किसी भी कार्य का विरोध करने वाले होते हैं। लेकिन जो नक्सली है वो उनका विरोध का तरीका क्या है, अलग है। इसलिए पूरे नक्सली वामपंथी है ये तो तय है, लेकिन हर एक वामपंथी नक्सली है ऐसा मैं नहीं कह सकता। ठीक, आइए हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, जो नक्सलवाद है, नक्सलवाद का जो उदय है देखते हैं आगे के चरणों में। देखिएगा, एक थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स जो थे बेसिकली जर्मनी के रहने वाले थे और कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा थी, देखिएगा कि इनकी अवधारणा देखिए मार्क्सवादी जो अवधारणा थी वो कार्ल मार्क्स से प्रेरित थी। और कार्ल मार्क्स जो थे वो ये कहते थे कि जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है और एक वर्ग जो है वो है बुजुर्गा वर्ग और दूसरा वर्ग जो था वो है सर्वहारा वर्ग। ठीक है। बुजुर्गा वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके रखा था, जिसमें पूंजीपति, भूस्वामी और कुलीन वर्ग आते थे।
ठीक है, कार्ल मार्क्स का कहना था कि बुजुर्गा वर्ग जो है उत्पादनों की संसाधनों पे कब्जा करके रखा हुआ है और इसमें पूंजीपति, भूस्वामी और कुलीन वर्ग आते थे। और उन्होंने ही दूसरा वर्ग बताया था सर्वहारा वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोग, जिसमें भूमिहीन किसान, छोटे किसान, मजदूर लोग शामिल थे। तो जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने जो है समाज को दो वर्गों में विभाजित की थी। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि उचित साम्यवादी जो विचारधारा है, देखिए कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसकी विचारधारा एक्चुअल में साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। साम्यवादी विचारधारा इन द सेंस ये है, वो ये कहना चाहता था कि कोई एक जो अरबपति व्यक्ति है और एक व्यक्ति जो है भूमिहीन कृषक है, जिसके पास वो दूसरे के खेतों में कृषि कर रहा है, अधिया में, ठेका में, जिस भी तरीके से, या कुछ भी नहीं कर पा रहा है, जैसे तैसे रोजी रोटी करके चला रहा है, और एक जो है उद्योगपति वर्ग है। तो कार्ल मार्क्स ये कहता था कि जो है साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की जाए। ये साम्यवादी जो शब्द लिखा हुआ है, इस साम्यवादी शब्द का अर्थ है कि जो एक करोड़पति व्यक्ति है, उद्योगपति है, पूंजीपति है, और एक जो है किसान है, मजदूर है, इनके आर्थिक रूप में विषमता है। एक बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है। कार्ल मार्क्स का विचारधारा था कि दोनों को इक्वल कर दिया जाए, भले ही उस अमीर व्यक्ति, पूंजीपति व्यक्ति के संपत्ति को लूट करके, और संपत्ति को लूटना इन द सेंस चाहे वो किसी भी तरीके से लूटा जाए। तो उसका यह मानना था कि साम्यवादी जो व्यवस्था है स्थापित होना चाहिए। देखिए कार्ल मार्क्स ये कहता था, उचित लाभ न मिलने पर सर्वहारा वर्ग को एक हिंसक क्रांति के माध्यम से बुजुर्गा वर्ग को समाप्त कर एक समान व्यवस्था कायम करनी चाहिए। सर्वहारा वर्ग को हिंसक क्रांति के माध्यम से, इसके शब्द को ही देखिए ये क्या कहता था, हिंसक क्रांति। हिंसक का मतलब है आप उनसे हिंसा कीजिए, उद्योगपतियों से, उनको मारिए, उनको समाप्त करिए, लेकिन उनके संपत्ति को बांट करके पूरी समाज में क्या हो जाना चाहिए, समतावादी या साम्यवादी व्यवस्था जो है स्थापित होनी चाहिए। ये कौन कहता था? कार्ल मार्क्स कहता था। ठीक, अब अगला नाम आता है लेनिन का। ध्यान दीजिएगा, ये जो लेनिन थे ये सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे। ये सोवियत संघ रूस के रहने वाले थे और ये भी कहीं ना कहीं जो है कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रेरित थे। और मैं इनके बारे में एक लाइन और बताना चाहूंगा। रूस की क्रांति के एक जन नायक थे लेनिन। ठीक है, उस समय जो रूस की क्रांति हुई थी उस समय के हीरो थे लेनिन। और देखिएगा इस विचारधारा के जनक जो थे लेनिन थे, जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित थे। ये भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से ही प्रभावित थे। कहीं ना कहीं इनका भी मानना था कि अमीरों की संपत्ति को लूटो और गरीबों को बांट करके साम्यवाद को आर्थिक और राजनीतिक नियमों से जोड़कर देखा। उसका मानना था कि सर्वहारा वर्ग के विजय के बिना साम्यवाद की स्थापना असंभव है। अब ये देखिएगा ये बोल क्या रहा है, सर्वहारा वर्ग के विजय के बिना और सर्वहारा वर्ग को जिताने के लिए संघर्ष करो, ये कहता था कार्ल मार्क्स। मतलब कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स और लेनिन के जो विचार थे लगभग एक जैसे थे कि जो सर्वहारा वर्ग को कुछ भी करे, संघर्ष करे, गोली चलाए, लेकिन वो जो पूंजीपति वर्ग है, बुजुर्गा वर्ग है, उनके संसाधनों को कब्जा करके आपस में बांट के जो है अपने लेवल को एक साम्यवादी, एक समतावाद, एक समान आर्थिक रूप से समान रूप से बांट लो और उनका लेवल जो हो जाए बराबर हो जाए। ये दोनों का कॉन्सेप्ट था, किसका? लेनिन और कार्ल मार्क्स का। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जो कार्ल मार्क्स था और लेनिन था, इनका तो सिद्धांत जो था कि सिर्फ पूंजीपति, उद्योगपतियों के संसाधनों को किसी भी तरीके से समाज में बांट करके समतावादी व्यवस्था की स्थापना की जाए। अब ध्यान दीजिएगा, एक और जो है हीरो आएंगे जिनका नाम है माओ त्से तुंग, और इनकी विचारधारा कहलाती थी माओ विचारधारा या माओवाद विचारधारा। इनके नाम से ही माओवाद पड़ा है।
बेसिकली ये चीन के निवासी थे और माओवाद जो माओ से तुंग थे वो सशस्त्र संघर्ष पर विश्वास किया करते थे। किस पे? सशस्त्र संघर्ष। ये मतलब सीधा सीधा माओ थे, इनके विचार थी माओवाद विचारधारा, और माओवाद विचारधारा किस पे विश्वास करता था? सशस्त्र संघर्ष पर। मतलब सीधा सीधा बंदूक उठाओ और उसी से निपटो, जो भी निपटना है मतलब बंदूक की नोक पर ही होगा। मतलब मुंह से बोल करके, आंदोलन करके, सरकार के सामने गिड़गिड़ा कर, इस पे ये कोई भरोसा नहीं करते थे। इनका सीधा मानना था सशस्त्र संघर्ष देखिएगा पर विश्वास करते थे, तथा सत्ता के लिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भाग नहीं लेता। उसने अपने प्रमुख दो कथनों से अपने विचार को आगे बढ़ाया। मतलब समझिएगा, इनका विश्वास जो था लोकतांत्रिक सरकारों पे भरोसा नहीं था। और इनके कथन सुनिएगा कितने डरावने और खतरनाक हैं। देखिएगा, इनका पहला कथन है राजनैतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। इनके कोटेशन से आप सुन लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। माओ से तुंग ये कह रहे हैं राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, और हम भारत में रहने वाले लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करते हैं, और हमारा मानना है कि जो सत्ता है हमारे अंगूठे से निकलती है, क्योंकि हम वोट डालते हैं और उसी वोट के माध्यम से क्या होता है जी, सरकार का चुनाव होता है, और उसी चुनाव प्रक्रिया से हमारे जो भी मंत्री या प्रधानमंत्री या राज्य में जो हमारे सीएम है उनका निर्वाचन होता है। मतलब हम कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार के सपोर्टर्स हैं। इनका मानना था राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। ठीक है, मतलब आप समझ लीजिए ये माओ से तुंग जो है कितने बड़े तानाशाह रहे होंगे अपने समय में, जो राजनीतिक सत्ता को किससे निकालना चाह रहे हैं? बंदूक की नली से। देखिएगा, इनका दूसरा जो कोटेशन है उसको सुनिएगा। राजनीतिक रक्तपात रहित युद्ध है। मतलब राजनीति जो है क्या है? एक रक्तपात रहित युद्ध है, और युद्ध जो है रक्तपात युक्त राजनीति है। इनका दूसरा कोटेशन है, ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये कोटेशंस पूछे जाते हैं और ये आईएमपी हैं। और ध्यान रखिएगा, माओ विचारधारा का जो परिणाम था 1949 चीन की क्रांति, और चीन की क्रांति के जो शुरुआती बीज बोने वाले थे वो थे माओ से तुंग। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं माओ से तुंग या माओ से जो है माओवाद विचारधारा बना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। साथियों, हमने अभी किसके बारे में देखा? सबसे पहले हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ा। कार्ल मार्क्स के बाद हमने लेनिन के बारे में चर्चा की। लेनिन के बाद हमने माओ से तुंग के बारे में पढ़ा। अब कहीं ना कहीं देखिए, अब भारत में जो नक्सलिज्म नक्सलवाद आया, उसके पहले नक्सलवाद नहीं था, उसके पहले माओवाद था, जो कि माओ से तुंग के विचार से प्रभावित थे, या माओ के विचार से जो लोग प्रभावित होते थे या उनके आदर्शों पे चलते थे उन्हें माओवादी कहा जाता था। लेकिन वही माओवाद हमारे भारत में आकर के नक्सलवाद का रूप ले लेता है। कैसे? देखते हैं। इसकी पृष्ठभूमि को पहले हम समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, नक्सलवाद की उत्पत्ति जो है पराधीन भारत की पृष्ठभूमि से देखा जा सकता है, जहां अंग्रेजों ने भारतीय किसान और मजदूर वर्ग के शोषण के लिए एक सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना की थी, जिसने जमींदारों को सामंती व्यवस्था के अनुरूप उपयोग किया। परिणाम स्वरूप भारत की स्वतंत्रता के बाद भी सामंती व्यवस्था चलती रही, और आजादी के 20 वर्षों बाद भी यह समस्या बनी रही। मतलब कहीं ना कहीं नक्सलिज्म का जो बीज जो था वो भारत में अंग्रेजों के शासन से ही पड़ चुकी थी, जिसको अपन सामंतवादी के रूप में जानते हैं। सामंतवादी मतलब एक प्रकार से जमींदारी व्यवस्था। बड़े जमींदार होते थे और एक वर्ग ऐसा होता था जो बहुत छोटे किसान होते थे, बहुत छोटी जमीनें उनके पास होती थी, या ऐसे होते थे जिनके पास जमीन होती ही नहीं थी और वो बेचारे दूसरे के जमीनों को लेकर के कुछ अनाज अपना रखते थे, बाकी अनाज जो है उनको देते। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में रेघा, ठेका, अधिया जैसे चलन है। खेत को बोने वाले कोई बाहर रहते हैं तो किसान, गांव कृषक जो है उनके खेतों को बोते हैं, जिसको अधिया के रूप में या तो आधा आधी कर लेते हैं कि आधा आप रखना, मालिक को दे देंगे और आधा खुद रख लेंगे, या तो ठेका के रूप में होता है, जैसे प्रति एकड़ 12 बोरा, 14 बोरा, 15 बोरा इस तरीके का ठेका होता है खेत में। उसमें फाइनली जो जमींदार होगा और जो कृषक होगा उनके बीच में अनुबंध होता है कि मैं प्रति एकड़ जो है आपको 15 बोरा दूंगा,
चाहे वो उपज हो चाहे ना हो। अब वो जिम्मेदारी किसान की रहती है कि मेरे को तो इनको, अब इनके खेत में अगर धान बोए हो तो मेरे को 15 बोरा प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। तो ये एक अनुबंध के रूप में आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में चलता है। यही जो चीज था, ध्यान रखिएगा, यही जो चीज था हमारे ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में हमारे किसानों के बीच में क्या चलता है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है खेती के लिए। अगर हम धान को नहीं बो पा रहे हैं तो हम क्या गांव के अपने छोटे भाई किसानों को दे देते हैं और उनसे बदले में जो पहले डील हुआ रहेगा उतना अनाज उनको दे करके बाकी अनाज हम अपना ले लेते हैं भाई जो भी। वैसे ही घटना जो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल प्रांत के दार्जिलिंग जिला, पश्चिम बंगाल प्रांत के दार्जिलिंग जिला और गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। इसको ध्यान रखिएगा भाई। भारत की एक जो सबसे बड़ी घटना थी, यह 25 मई 1967 के दिन पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिला और गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। गांव का नाम था नक्सलवाड़ी। ये इसमें दब गया है, नक्सलवाड़ी गांव का नाम था। गांव का नाम नक्सलवाड़ी। देखिएगा वहां पे दो वर्गों में संघर्ष हो जाता है। एक वर्ग जो था वो था बटाईदार, जिनको छोटे या भूमिहीन कृषक के नाम से भी जाना जाता था, बटाईदार या छोटे भूमिहीन कृषक। और एक वर्ग था जमींदार वर्ग। ये जो बटाईदार छोटे या भूमिहीन कृषक जो थे, इनके पास अनाज लगाने के लिए खेत जो है नहीं था, इनके पास खेत जो था नहीं था। ये क्या करते थे, जमींदारों के खेत को जो है एक निश्चित अनुबंध जो एग्रीमेंट खेती के पहले हो जाता था, वो एग्रीमेंट करा करके ये बड़े किसानों के खेतों को बोया करते थे। और जब फसल होती थी तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो धान या फसल जो भी अनाज जो होता था, उसका जो हिस्सा जो पहले एग्रीमेंट हुआ रहता था वो जमींदारों को दे दिया करते थे। बात है 25 मई 1967, जब ये जो छोटे कृषक जो थे अनुबंध के हिसाब से जमींदारों को जब अनाज को देने के लिए गए, तो जमींदार, बड़े जो कृषक थे, जमींदार थे, उन्होंने एवज में इनसे ज्यादा अनाज की मांग करना चालू कर दिया। किसने? ये बड़े जमींदार वर्गों ने। कहां पर? पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिला, जो गांव की घटना है वो गांव है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी गांव के जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने छोटे जमींदारों से मनमाना अनाज वसूलने की कोशिश की थी 25 मई 1967 के दिन। इसी बीच में क्या होता है, ये दोनों वर्गों में एक बोलना चाहिए एक लड़ाई का माहौल छिड़ जाता है और दोनों में बहुत तगड़ा विवाद हो जाता है। इसी बीच में जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने पुलिस वालों से संपर्क किया और पुलिस वालों ने अब पुलिस की एंट्री जैसी होती है, अब इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों ने क्या किया था, ये जो भूमिहीन या छोटे जो कृषक, बटाईदार कृषक थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चला दी थी। अब ये जो पुलिस वालों ने गोली जो बटाईदारों पे जो चलाई थी, वो इनके कहने पर चलाई थी या इनको सरकार से कुछ आदेश मिला था, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन यह घटना यह था कि 25 मई 1967 के दिन बटाईदार छोटे कृषकों के ऊपर पुलिस वालों ने नक्सलवाड़ी में फायरिंग की थी, जिसमें कई छोटे भूमिहीन किसान मारे गए थे। ठीक, उस क्षेत्र के लोग, इसी घटना के बाद से उस क्षेत्र के लोग सरकार के विरोध में आ गए और जैसे ही एक जो समुदाय था, एक वर्ग था, वो सरकार के विरोध में जैसे ही खड़ा हुआ, वैसे ही कुछ माओ विचारधारा और या फिर कुछ लेनिन विचारधारा से प्रभावित लोगों ने इसका फायदा उठाया और ये जो फायदा था उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम किया। इस घटना का फायदा जो है माओ विचारधारा से प्रेरित लोगों ने उठाने का कोशिश किया। मतलब अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसमें परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, नक्सलवाड़ी की घटना कब हुई,
नक्सलबाड़ी जो गांव था वो भारत के किस राज्य में स्थित है, और नक्सलबाड़ी जो एरिया है वो किस क्षेत्र में है, तो दार्जिलिंग जिला में आता है, ये पश्चिम बंगाल के, ध्यान रखिएगा। और यही घटना हुई थी बटाईदार और बड़े कृषकों के बीच में संघर्ष की, और इसी का फायदा जो है उठाया था किन्होंने, माओवादी और लेनिन विचारधारा से प्रभावित लोगों ने। ध्यान दीजिएगा, जब भारत में जो है नक्सलबाड़ी की जैसी ही घटना घटी और वहां का पूरा एक जो वर्ग था वो शासन के विरोध में आया, और उस कालखंड में भारत में रह रहे कुछ जो नेता थे जो कि लेनिन माओ के विचार से क्या थे, प्रेरित थे, उनमें ध्यान दीजिएगा, उसमें सबसे पहला नाम आता है चारू मजूमदार। पहला नाम आता है चारू मजूमदार। ये चारू मजूमदार है। ये उस समय के मतलब जब नक्सलिज्म का शुरुआत भारत में हुआ तो इसकी शुरुआत करने वाले नक्सलबाड़ी के जो छोटे कृषक थे उनको बरगलाने वाले, उनको भड़काने वाले मुख्य जो नेता थे यही चार थे, जिसमें पहला नाम है चारू मजूमदार का। आप देख सकते हैं यही है चारू मजूमदार। और चारू मजूमदार जो थे ये माओ के विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित थे। इसमें दूसरे नंबर में व्यक्ति जो थे उनका नाम था कानू सान्याल। ये है कानू सान्याल। तीसरा नंबर जो नाम आता है वो नाम आता है जंगल संथाल का, और आप देख सकते हैं ये जंगल संथाल हैं। और चौथा नंबर नाम जो आता है कन्हई चटर्जी का, ये कन्हई चटर्जी हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो चार लोग थे इन्होंने ही भारत में नक्सलवाद के बीज को बोया था, और इसका फायदा जो इन्होंने उठाया था नक्सलवाड़ी की घटना के बाद जो लोग जो है भारत के विरोधी हो गए थे या सरकार के विरोधी हो गए थे, उन विरोधियों के साथ मिल करके उन्होंने इस पूरे जो माओवादी जो विचारधारा था उसको उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ाया। देखिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन नेताओं में चारू मजूमदार माओ की चीनी क्रांति के विचार से प्रभावित था। इसने वंचित वर्गों को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इसका मानना था कि भारतीय श्रमिक और कृषकों की दुर्दशा के लिए सरकार ही उत्तरदायी है। न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। कौन कहता था? ये चारू मजूमदार कहता था। चारू मजूमदार का मानना था कि जो है सरकार जो है छोटे कृषकों के ऊपर क्या कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रताड़ित कर रही है, और भारतीय श्रमिक और कृषकों की दुर्दशा के लिए सरकार उत्तरदायी है। और इस उत्तरदायी सरकार अर्थात न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र विद्रोह के से ही क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ये कौन कहता था? ये कहता था चारू मजूमदार। आप सोच लीजिए इसके विचार कितने खतरनाक है कि ये लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए भड़काया था। यही वह व्यक्ति है जो चारू मजूमदार है, जिसने जो है पूरे भारत में नक्सलवाद के बीज को स्टार्टिंग से बोना चालू कर दिया था। और ये जो शुरुआती नेता थे, इन नेताओं को सपोर्ट करने, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश चीन हमारा कभी हित आज तक ना सोचा है और ना कभी सोचेगा। हमारा 1962 युद्ध में क्या किया, हमारे आधा अक्साई वाले हिस्सा को जो अपना हिस्सा कर लिया, जो हमारा लद्दाख का हिस्सा था उसको कब्जा कर लिया। तो शुरुआत में ध्यान रखिएगा मित्रों, इनको जो है चाइना की गवर्नमेंट से पूरा समर्थन मिला आंतरिक रूप से, जिस कारण जो है इन्होंने अपने पूरे एजेंडे को भारत के लंबे हिस्से में प्रचार करने में इनको आसानी हुआ। और इन्होंने ये जो नक्सलवाद जो विचारधारा था उसको इन्होंने आगे कैसे बढ़ाया, आगे स्लाइड में अपन चर्चा करते हैं। देखिएगा मित्रों, देखिएगा इन शुरुआती नेताओं ने नक्सलवाद के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉरिडोर बनाया, और उस कॉरिडोर का नाम उन्होंने रखा था रेड कॉरिडोर। इस रेड कॉरिडोर को आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। शुरुआती जो नक्सली नेता थे उन्होंने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता डिसाइड किया,
या एक कॉरिडोर डिसाइड किया, जिस कॉरिडोर का नाम उसने क्या रखा, रेड कॉरिडोर रखा। इस कॉरिडोर का जो उद्देश्य था नक्सल संगठन में युवाओं की भर्ती करना और सरकार विरोधी जो गतिविधियों का संचालन करना और नक्सल विचारधारा का क्या करना, प्रचार प्रसार करना। जैसा कि आप ये मैप में देख रहे हैं, जो वाला हिस्सा है जिसको मैंने रेड करके रखा है, ये वाला है पूरा, ये पूरा एक रेड कॉरिडोर था, ठीक है। और इस रेड कॉरिडोर में उन्होंने फोकस कहां पे किया, ध्यान दीजिएगा कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनमें साक्षरता का प्रतिशत है, उन्होंने जनरली वहां पे फोकस नहीं किया। इन्होंने फोकस एक ऐसे वर्गों को किया जो कि कम पढ़ा लिखा है और जो जंगल क्षेत्र है, जैसे ट्राइबल अंचल क्षेत्र होता है हमारे ही, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर संभाग हो गया, सरगुजा संभाग की स्थिति तो आज बहुत अच्छी हो गई, बहुत सुधर चुकी है। लेकिन जब अपन आज से 40 साल 30 साल पहले की बात करेंगे तो वो भी क्या एक वनांचल क्षेत्र था, जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य और बुनियादी जो सुविधाएं थी नहीं पहुंच पाती थी। आज जैसे बस्तर के कुछ क्षेत्रों में आज भी जो है जो डेवलपमेंट है, चाहे वो शिक्षा बोला जाए, स्वास्थ्य बोला जाए, अधोसंरचना बोला जाए, तो आज भी हर कॉर्नर तक क्या पहुंच नहीं पाया है। तो जहां पे डेवलपमेंट एजुकेशन नहीं था, उन क्षेत्रों में ये लोग घुस कर क्या किए, अपने इस विचारधारा का प्रचार प्रसार किए। देखिएगा इन्होंने किस किस स्टेट को टारगेट किया था कि इस क्षेत्र से अपने को पूरे भारत में क्या, इनका तो टारगेट पूरा भारत में प्रचार प्रसार करना था, लेकिन वो चाह रहे थे कि पहले शुरुआत हम इसी डायरेक्शन में करें। देखिएगा रेड कॉरिडोर में कौन कौन से जो राज्य हैं वो शामिल हैं। देखिएगा ये है हमारा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और यहां पे तेलंगाना, यहां पर भी लिखा हुआ है, इसमें देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। रेड कॉरिडोर में इन्होंने इतने सारे राज्यों को क्या किया, शामिल किया और अपने नक्सलिज्म का क्या पुरजोर प्रचार प्रसार किया। इसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल है। मैंने अभी 2 मिनट पहले ही कहा, इनका टारगेट होता था वनांचल क्षेत्र पे, जहां पे गवर्नमेंट का डेवलपमेंट पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, पहुंच नहीं पाता। तो छत्तीसगढ़ में हमारा जो उत्तर का जो उत्तरी संभाग सरगुजा संभाग और दक्षिण का जो बस्तर संभाग है, घोर वनांचल क्षेत्र है। सरगुजा संभाग आज वर्तमान में तो लगभग सरगुजा संभाग नक्सल मुक्त हो चुका है, क्योंकि सरगुजा की जो लिटरेसी रेट है कहीं ना कहीं जो दक्षिण बस्तर से ज्यादा है, या बोला जाए होल बस्तर संभाग से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो जो शिक्षित लोग हैं वो कभी इस विचारधारा पे अपना सहयोग नहीं करते, लेकिन जो लोग शिक्षा से नहीं जुड़े हैं या जिनमें साक्षरता की दर कम है, उनको आसानी से बरगलाया जा सकता है। इसी का परिणाम था बस्तर में जो है नक्सलवाद, ठीक है। तो ये एक रेड कॉरिडोर था, इसको अगर नोट करना चाहे तो साथी मित्रों नोट कर लीजिएगा। रेड कॉरिडोर में शामिल जो है स्टेट्स के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन से स्टेट रेड कॉरिडोर में शामिल है। ठीक है साथियों, नोट कर लिया। अगर नहीं भी नोट कर पाए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर हमारे साइट पे अवेलेबल रहेगा, पीडीएफ इसका मिल जाएगा आपको। ठीक, आगे देखते हैं अपन। देखिएगा इसी कड़ी में जब प्रचार प्रसार जैसे ही होना चालू हुआ तो नक्सलियों के द्वारा जो है एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था CPI-ML। इस CPI-ML का गठन किया गया। CPI-ML ध्यान रखिएगा, ये जो ML लिखा हुआ है, M से होता है माओ और L से होता है लेनिन। देखिएगा 1967 में नक्सलियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। अखिल भारतीय समन्वय समिति, क्रांतिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। उन्होंने स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग करके, अब ये क्या हो गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गए। पहले कम्युनिस्ट पार्टी के साथी थे, मित्र थे उनके ये। अब क्या किया इन्होंने, इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी से क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया। अलग करके भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। आगे चलकर इस समन्वय समिति का नाम बदलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट एंड लेनिनिस्ट कर दिया। क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट एंड लेनिनिस्ट। और 1971 में चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया। और जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई
और उसके बाद इसकी पुलिस हिरासत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब वो मृत्यु जो हुई वह नेचुरल मृत्यु थी या कैसी मृत्यु थी, इसके बारे में कोई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस हिरासत में इसकी मृत्यु हुई थी, यह तो तय है। किसकी? चारू मजूमदार की। ठीक है। कानू सान्याल ने आत्महत्या कर ली। तब तक बहुत समय निकल चुका था और रेड कॉरिडोर के माध्यम से नक्सलवाद कई राज्यों में अपने पैर को पसार चुका था। ठीक है। अब एक बार फिर से थोड़ा सा अपन विचार करते हैं कि जो नक्सलवाद जिन विचारधारों से प्रभावित था, ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद जो है इन चारों को विचारधारा से क्या था, प्रभावित था, जिसमें कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ थे, माओ से तुम। ठीक है। नक्सल की जो मांग है वो क्या है? नक्सल की मांग है सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और राजनैतिक समानता। हमारे यहां राजनैतिक समानता तो है भाई, आप भी नामांकन भर सकते हो। हम तो इसी दृष्टिकोण से भाई विधायक चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, उसमें जब नामांकन भरने के लिए जब समय होती आता है तो उसमें कोई भी भर सकता है। तो हमारे यहाँ तो राजनीतिक समानता ऐसे ही मिला हुआ है। किसी को बोलते हैं क्या कि तुमको नहीं मिलेगा या तुमको मिलेगा? तुम तो अब नामांकन तो चुनाव में कोई भी भर सकता है। अब बात है आर्थिक समानता की। भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता से पूंजीपति या उद्योगपति बना है, मेहनत करके बना है, तो आप उसकी संपत्ति को लूट करके समाज में कैसे बांट सकते हो? ठीक। और सामाजिक समानता भी लगभग हमारे समाज में है ही। तो ये जो आर्थिक समानता है, इसका जो है हमारे भारतीय संविधान में इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। भाई आर्थिक समानता संभव कैसे है? आप आर्थिक रूप से समान, भाई कोई किसी की आय जो है अपनी योग्यता से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, कोई अपनी योग्यता से 20,000 रुपए महीने कमा रहा है, हो सकता है कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है जो प्रति मिनट 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो सब अपने अपनी योग्यता के हिसाब से क्या कर रहे हैं जी, अर्निंग कर रहे हैं। तो ये आर्थिक समानता जो है ये हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक है। और मुख्य मांग जो नक्सल या माओ विचारधारा का था वो यही था, आर्थिक समानता। अब ध्यान दीजिएगा, अर्बन नक्सली। देखिएगा, अर्बन नक्सली एक ऐसी समस्या है जो शहरी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। अब शहरी क्षेत्र इन द सेंस समझिएगा कि अर्बन नक्सली उनको कहा जाता है जो कि नक्सली तो नहीं है और शहरी क्षेत्र के रहने वाले एजुकेटेड लोग हैं, जो कि नक्सली तो नहीं है लेकिन नक्सल विचारधारा का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। आप कई बार सुने होंगे या पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, शहरी क्षेत्रों से भी नक्सली गिरफ्तार होते हैं। मतलब कई बार रायपुर से पकड़े गए हैं अर्बन नक्सलिज्म से जुड़े हुए लोग। 1-2 घटनाएं भिलाई में भी 2014 के समय सुनने में आया था, किसी घर से बम बारूद बरामद हो गया था। ठीक है। तो ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। मतलब शहर में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी क्या करते हैं, इस नक्सलिज्म का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं, वही कहलाते हैं अर्बन नक्सली। इसमें देखिएगा क्या लिखा है, शहरी आबादी में रहने वाले वो लोग जो कि प्रत्यक्ष रूप से नक्सली तो नहीं है परंतु नक्सल विचारधारा का समर्थन करते हैं और नक्सली संगठनों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वर्तमान में आज के डेट में कौन कौन से हैं, इसमें अपन पहला जो पॉइंट है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के अनुसार, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के अनुसार देखिएगा, बस्तर संभाग के जो सभी 7 जिले हैं वो सभी 7 जिले क्या हैं, नक्सल से प्रभावित है, जिसमें कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायण एवं बीजापुर, ये पूरे 7 जिले हैं कहां के जी, बस्तर संभाग के। ये क्या हैं, नक्सल से प्रभावित हैं। ठीक। उसके बाद देखते हैं दुर्ग जिले का दूसरा नंबर दुर्ग जिला। दुर्ग जिला में ध्यान दीजिएगा, राजनांदगांव जिला और कवर्धा जिला, ये दोनों जिले क्या हैं, नक्सल से प्रभावित हैं। हालांकि जो राजनांदगांव जिला में जो बाद में अंबागढ़ चौकी बना, तो
राजनांदगांव जिले का कुछ नक्सल एरिया जैसे मोहला, मानपुर, मदनवाड़ा, सीतापुर का जो एरिया है वो कहां चला गया, अंबागढ़ चौकी वाले जिले में चला गया। फिर भी इसके कुछ हिस्से अभी भी जो है नक्सल से प्रभावित हैं। अब आते हैं अपन रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में धमतरी का खास करके नगरी सिहावा वाला जो बेल्ट है, उसके बाद गरियाबंद, महासमुंद, ये रायपुर संभाग से 3 जिले जो है नक्सल से प्रभावित हैं। सरगुजा संभाग में बलरामपुर का वाला हिस्सा जो झारखंड से लगा हुआ है, उसके कुछ पार्ट नक्सल से प्रभावित है, लेकिन सरगुजा संभाग में ऑलमोस्ट नक्सलिज्म बहुत हद तक डाउन हो चुका है। सरकार को यहां बहुत अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, बिलासपुर संभाग में मुंगेली जिला को जो है नक्सल प्रभावित जिला शामिल किया गया है 14वां जिला के रूप में, और बालोद को हटाया गया है। मतलब बालोद को हटा करके किसको शामिल किया गया है जी नक्सल में, मुंगेली। अब ध्यान रखिएगा, चूंकि कवर्धा शामिल है और कवर्धा और मुंगेली का जो बेल्ट है आपस में लगा हुआ जिला है, तो थोड़े बहुत मूवमेंट हो सकते हैं, और इसके बारे में जो है अपन बहुत ज्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मुंगेली को जो है शामिल किया गया है 14वां जिला, और 14वें जिला बालोद को हटाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 14वां जिला किसका शामिल किया गया है और किसको हटाया गया है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या फिर वामपंथी उग्रवाद केंद्र सरकार द्वारा 5 फरवरी 2019 को राज्यवार LWE जिलों की सूची, 5 फरवरी 2019 की जारी राज्यवार लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिलों की सूची जारी की गई, जिसमें बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, मतलब बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले, बलरामपुर सरगुजा जिला का 1 जिला, धमतरी और गरियाबंद जो कि रायपुर संभाग के जिले हैं, कबीरधाम दुर्ग संभाग का जिला है, महासमुंद और बालोद और राजनांदगांव शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा भाई, LWE के अनुसार भी जिलों को आप ध्यान में रखिएगा। और नक्सलवाद की समाप्ति के लिए सरकार के जो प्रयास है, मैं अभी इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में ही बात करूंगा। नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जो हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार है या केंद्र सरकार है, 3 पॉइंट्स पे काम करती है। उनका पहला पॉइंट है सुलह, दूसरा पॉइंट है विकास, और तीसरा पॉइंट है दमन। मतलब सुलह, विकास और दमन के माध्यम से जो है भारत सरकार या राज्य की सरकारें नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए लगी हुई हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये सुलह क्या है? सुलह मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि, देखिए, सुलह का मतलब आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि नक्सल पुनर्वास नीति। ठीक है, और विकास मतलब डेवलपमेंट, उस क्षेत्र में शिक्षा, अधोसंरचना, मेडिकल के दिशा में गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है जी, कंटिन्यू विकास के कार्यों को कर रही है। क्योंकि जो शुरू में चारू के जो मैं स्टेटमेंट में आपको बता रहा था कि गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है, तो गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के माध्यम से उनको बताना चाहती है कि हम आपके लिए बैठे हैं और हम आपके लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो विकास जो है सड़कें बनवाना, स्कूल बनवाना, मेडिकल कॉलेजेस बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, ठीक है, इन सभी चीजों को, सड़क बनवाना, लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़ना, चाहे वो फोन, टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से, ये सब कार्य क्या कर रही है भारत सरकार और छत्तीसगढ़ की शासन कार्य कर रही है। और जब इन दोनों से ये ना माने तो उनके लिए सरकारें क्या कर रही है, दमन कर रही है। दमन मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑपरेशन है, ऑपरेशन प्रहार है, ऑपरेशन वज्र है, कई प्रकार के हैं।
तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में जो हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग अगली हमारी जो वीडियो क्लास होगी उस पे हम लोग इसके बारे में और डिटेल चर्चा करेंगे कि सुलह, विकास और दमन की नीति पे सरकारें किस तरीके से काम कर रही हैं। और ध्यान रखिएगा, नक्सलवाद जो है एक विचारधारा है और विचारधारा को अगर जड़ से निकाल के फेंकना है तो उसके लिए इन 3 पॉइंट्स पर ही फोकस करके कार्य किया जा सकता है, सुलह, विकास और दमन। हम हमारी जो अगली नक्सल से जो रिलेटेड वीडियो होगी वो नक्सल पुनर्वास नीति और विकास, दमन और वहां पे जो संचालित होने वाली जो योजनाएं हैं वो होगी। और हमारी जो अगली क्लास जो होगी, सुलह इन द सेंस नक्सल पुनर्वास नीति, विकास डेवलपमेंट, वहां पे क्या डेवलपमेंट कराए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, दमन मतलब नक्सलियों को समाप्त करने के लिए वहां पे कैसे कैसे ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, उन तमाम सभी विषयों को लेकर के हम अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे। और वहां पर जितनी बड़ी बड़ी भी घटनाएं घटी हैं, चाहे वो ताड़मेटला कांड हो, चाहे झीरम घाटी कांड हो, इन सभी घटनाओं पर जो न्यायिक अधिकारी नियुक्ति की गई है, मतलब न्यायिक जांच के जो आदेश दिए गए हैं, उनके बारे में पूरी तमाम जो हमारी चर्चा होगी वो हमारी नक्सल की जो अगली क्लास होगी वीडियो की, उसमें हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। आज हम लोग आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, वाम विचारधारा का उदय जो है शुरुआत कहां से हुआ? वामपंथ विचारधारा का उदय सर्वप्रथम कहां से हुआ? कहां से हुआ जी? इसका सही आंसर है सी, फ्रांस। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, नक्सलवाद को एक और अन्य नाम से भी संबोधित नहीं किया जाता। ध्यान से पढ़िएगा, संबोधित नहीं किया जाता। माओवाद, चरमपंथ, वामपंथ और दक्षिण पंथ। बताइए भाई, इसका सही आंसर है दक्षिण पंथ या दाएं पंथ जो है, इसको नक्सलवाद को इस नाम से नहीं जाना जाता, बस नक्सलवाद को माओवाद, चरमपंथ या वामपंथ के नाम से ही जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण पंथ जो है ये गवर्नमेंट समर्थक होते हैं और ये एंटी गवर्नमेंट मतलब इनकी विचारधारा जो है गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के विपक्ष में नहीं होती, इसलिए जो है दक्षिण पंथ को नक्सल विचारधारा से नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिएगा, भारत में नक्सलवाद की पृष्ठभूमि मानी जाती है ब्रिटिश सामंती संरचना, भारत में कम्युनिस्टों का दबदबा, अत्यधिक राष्ट्रवाद या उपरोक्त सभी। इसकी शुरुआत ध्यान रखिएगा भाई साहब, इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश सामंती संरचना से, जो देश के आजादी के 20 वर्षों तक भारत में चलता रहा। इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, नक्सलवाद का उद्देश्य माना जाता है कार्ल मार्क्स की साम्यवाद की स्थापना, समानता की स्थापना, माओवाद जैसे चीनी क्रांति का प्रयास, उपरोक्त सभी। बताइए भाई साहब, इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर है माओ जैसा चीनी क्रांति का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवाद के आरंभ में नक्सलवाद के समर्थक वर्ग थे, कौन थे? बताइए, अब भी बताया हूं। छोटे किसान व बटाईदार, जिनके बीच में क्या हुआ था जी? बड़े कृषक और छोटे बटाईदार कृषकों के बीच में 25 मई 1967
को नक्सलवाड़ी की घटना हुई थी जिसमें छोटे बटाईदारों के ऊपर पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इस कारण छोटे कृषक जो थे क्या हो गए थे, उनके विरोध में आ गए थे और नक्सलवाद के शुरुआती समर्थक यही छोटे और बटाईदार कृषक थे। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, नक्सलवाद के विकास को अनजाने ही सहयोग दिया। किसने सहयोग दिया था जी? इसके शुरुआती जो सहयोग देने वाले थे उनको यह अंदेशा नहीं था कि बाद में जो है ये और उग्र रूप धारण कर लेगा। इसको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया था? समर्थन दिया था। और बाद में ये जो नक्सली विचारधारा के लोग थे ये क्या किए हुए थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर के CPI-ML नामक संगठन बना लिए थे, जो ML का मतलब होता था माओ और L से होता था लेनिन। बाद में इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को साइड कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अनजाने में ही कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया था? इनका सपोर्ट किया था। ठीक है, इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्सलवाद के आरंभिक नेता कौन थे? बताइए। नेता नहीं थे, सॉरी, नक्सलवाद के आरंभिक नेता नहीं थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा भाई, थे और नहीं थे में अंतर करिएगा। मैं बताया चारू मजुमदार, जंगल सांथाल और कानू सान्याल, ये तीनों ही नक्सलवाद के आरंभिक बड़े नेता रहे हैं। इसमें जो सत्यनारायण सिंह जो लिखा हुआ है प्रश्न में, सत्यनारायण सिंह ध्यान दीजिएगा, ये जो है नक्सलिज्म से जुड़े हुए नहीं थे। बाकी चारू मजुमदार, जंगल सांथाल और कानू सान्याल ये तीनों ही माओ विचारधारा से प्रेरित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से रेड कॉरिडोर में शामिल राज्य नहीं है? अभी मैं बताया रेड कॉरिडोर में शामिल वाले राज्य कौन से थे, जिस कॉरिडोर को नक्सलियों ने शुरुआत में प्रचार प्रसार का अपना माध्यम बनाया था। बताइए कौन सा है इसमें? इसका सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है रेड कॉरिडोर में शामिल नहीं था। रेड कॉरिडोर में जो शामिल होने वाले जो राज्य थे वो इस क्षेत्र के राज्य थे। ये मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो पश्चिम साइड के ही जो राज्य थे। पंजाब का लोकेशन ये है जिसको अपन मानते हैं पश्चिमोत्तर प्रांत। पश्चिमोत्तर प्रांत जो था नक्सलियों के टारगेट में शामिल नहीं था। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइएगा भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों की कुल संख्या कितनी है? 9, 11, 13 और 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14। नक्सलवाड़ी की घटना कब घटित हुई थी? ध्यान रखिएगा, यह घटना जो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी घटनाक्रम के कारण भारत में जो है नक्सलवाद का उदय हुआ था। इसी घटना के बाद ही क्या हुआ था जी? भारत में नक्सलवाद का उदय हुआ था। और यह घटना घटित हुई थी ऑप्शन डी, 25 मई 1967। कहां की घटना थी? पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले का नक्सलवाड़ी गांव, जहां बटाईदारों और जमींदारों के मध्य में विवाद हुआ था। साथियों, यहीं पर जाकर के आज हमारा जो नक्सलिज्म का जो पहला क्लास था वो कंप्लीट हो गया। हमारी जो अगली क्लास होगी, जो सुलह विकास और दमन की जो नीति सरकारें जो इस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए अपना रही हैं, उसमें सुलह विकास दमन क्या है, क्या नक्सलवाद पुनर्वास नीति है, इन सभी मुद्दों पे और जो नक्सलवाद से रिलेटेड जो बड़ी घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग जो है अगली क्लास पे डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।